नमस्कार, TCH लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। बिहार में होमगार्ड भर्ती अभ्यर्थी से एम्बुलेंस में हुआ गैंगरेप। फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय बेहोश हुई पीड़िता, अस्पताल ले जा रहे ड्राइवर टेक्नीशियन ने की दरिंदगी। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के लिए 17 सांसद संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए। इनमें निशिकांत दुबे, सुप्रिया सुले का नाम शामिल। बसपा प्रमुख मायावती ने ओबीसी पर राहुल गांधी द्वारा दिए हुए बयान पर कहा, उनके दिल में व जुबान पर कुछ और लगता है। चुनाव से पहले लालू तेजस्वी ने किया अपनी नई टीम का ऐलान। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने विभिन्न प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की नई सूची जारी की। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा लाए गए अपराजिता बिल को राज्य सरकार को लौटा दिया। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस बिल पर गंभीर आपत्ति जताई। मथुरा में अनुरुद्धाचार्य महाराज के बयान पर बढ़ा विवाद। महिला वकीलों ने कचहरी परिसर में किया पुतला दहन। बार एसोसिएशन ने मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया। डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटीजनशिप आदेश पर अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने तीसरी बार रोक लगाई। फेडरल कोर्ट बोला, ये संविधान के खिलाफ। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सहारा जमीन घोटाले मामले में सुब्रत रॉय के बेटे सीमंतो रॉय समेत 3 पर हुई एफआईआर। सभी पर भोपाल, जबलपुर और कटनी के 1000 करोड़ की 310 एकड़ जमीन को 98 करोड़ में बेचने का आरोप। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल रहे जस्टिस BR गवई ने कहा, रिटायरमेंट के बाद मैं कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। गुड़गांव में बंगाली बोलने वालों को पकड़ने का अभियान क्यों रुका? हरियाणा के गुड़गांव में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए पुलिस का एक अभियान चल रहा था, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है। इस अभियान के चलते गुरुग्राम और हरियाणा के कई और शहरों से बंगाली बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में पलायन करने लगे थे। इससे दिल्ली NCR में घरेलू कामगारों की भारी संख्या में कमी हो गई थी। पुलिस ने संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को रखने के लिए 4 हिरासत केंद्र बनाए थे। यहाँ ऐसे लोगों को तब तक रखा जाता था जब तक उनके मूल राज्य से उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हो जाती थी। हालांकि अब इन केंद्रों में किसी को भी नहीं रखा गया है। पुलिस ने कहा कि पहचान की पुष्टि का काम अभी भी जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कई सांसदों ने इस अभियान का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने इसे भाषाई आतंक बताया और हरियाणा की बीजेपी सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना और पुलिस उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि गुरुग्राम और हरियाणा के दूसरे जिलों से बंगाली भाषी लोगों को हिरासत में लेने और उन पर अत्याचार की खबरें बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम पुलिस ने बंगाली लोगों के उत्पीड़न के तमाम आरोपों को इनकार कर दिया और एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि बंगाल और असम से जो वीडियो फैल रहे हैं वो या तो पुराने हैं या फर्जी हैं और उन्हीं की वजह से डर फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन लोगों की पहचान की जांच कर रहे हैं जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है। हमने किसी को परेशान नहीं किया है। हालांकि पुलिस का ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम से भी फोटो और वीडियो सामने आए थे। गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 के एक निवासी कबीर ने पुलिस पर अवैध हिरासत और मारपीट का आरोप लगाया था। कबीर ने अपनी पीठ पर चोट के निशान दिखाते हुए दावा किया था कि वो भारत में पैदा हुआ है और पिछले 17 सालों से गुरुग्राम में रह रहा है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत की जांच की जा रही है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस अभियान को नाजी जर्मनी जैसा बता दिया और गुरुग्राम के निवासियों से अपने श्रमिकों के लिए खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस के डिटेंशन सेंटर नाजी जर्मनी की याद दिलाते हैं। एक सभ्य समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुड़गांव की ट्रेड यूनियंस को चाहिए कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए खड़ी हों। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कौन सा नया ऐलान किया? चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक दलों में घोषणाओं की होड़ लग जाती है और जब अब बिहार में चुनाव नजदीक हैं तो बिहार भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगातार किए जा रहे बड़े ऐलान, ये सब चुनावी सरगर्मी का साफ संकेत दे रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए नौकरियों में 35% कोटा बढ़ाने और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था और अब उन्होंने पत्रकारों के लिए घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पत्रकारों को
को मिलने वाली मासिक पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी है। इसके साथ ही दिवंगत पत्रकारों के पति या पत्नी को मिलने वाली पेंशन भी 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। यह राशि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत दी जाती है। नीतीश कुमार ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया और कहा, लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और सामाजिक विकास में उनकी अहम भूमिका है। हम पत्रकारों की सुविधाओं का शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वो निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सके और रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। पत्रकार पेंशन योजना के लिए जो पात्रता बताई गई है वो कुछ इस तरीके से है कि पत्रकार बिहार का निवासी होना चाहिए, उन्हें प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए, उनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ना ले रहे हों। पत्रकार को सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उनका सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा सत्यापित होना चाहिए। वहीं जून के महीने में भी बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि वृद्धजनों, विकलांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी जाएगी। ये सभी घोषणाएं बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जनता को लुभाने के प्रयासों के रूप में देखी जा रही हैं। क्या झालवाड़ा हादसे के बाद सीएम के काफिले को अस्पताल पहुंचाने के लिए बनाई गई सड़क? झालवाड़ा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलोदी की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 28 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा अपने आप में कितना भयावह है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक है हमारे नेताओं और प्रशासन का रवैया। सोचिए, जिस अस्पताल में घायल बच्चों का इलाज चल रहा है, उसी अस्पताल तक पहुंचने के लिए आनन फानन में सड़क बनाई जाती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफिला वहां से गुजरने वाला था। शुक्रवार 25 जुलाई की दोपहर झालवाड़ा मेडिकल कॉलेज के पास ये सड़क बनाते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो लोगों के गुस्से का कारण बना, क्योंकि ये प्रशासनिक असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी। और तो और जब राज्य का काफिला अस्पताल से निकला तो ये अस्थायी सड़क उखड़ भी गई। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि राजस्थान के जिस झालवाड़ा में आज स्कूल की छत गिरने से कई बच्चे दबकर मर गए और अब वहां सड़क बिछाई जा रही है। मंत्री जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये शर्मनाक है कि नेताओं के स्वागत के लिए इतनी तत्परता दिखाई जाती है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं। क्या मालदीव और भारत के रिश्ते सुधर रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यह दौरा भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का भी प्रतीक बताया गया। मालदीव ने 26 जुलाई 1965 को ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी और भारत पहला ऐसा देश था जिसने उसे मान्यता दी थी। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें कर्ज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मत्स्य पालन, वाटर कृषि, डिजिटल परिवर्तन और यूपीआई जैसे अहम क्षेत्र शामिल थे। दोनों नेताओं ने माले में रक्षा मंत्रालय के एक नए भवन का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और भारत की पड़ोसी पहले नीति तथा महासागर विजन में मालदीव का अहम स्थान है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद दोस्त होने पर गर्व है और संकट या महामारी में भारत हमेशा सबसे पहले उनके साथ खड़ा रहा है। लेकिन इन सब के बाद पीएम मोदी की मालदीव यात्रा को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भारत और मालदीव के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2023 में राष्ट्रपति मुइज्जो ने इंडिया आउट के नारे के साथ चुनाव जीता था, लेकिन दिसंबर 2023 में दुबई में यूएन COP28 सम्मेलन में पीएम मोदी और मुइज्जो की मुलाकात हुई। 2024 की शुरुआत में मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी और लक्षद्वीप यात्रा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव कैंपेन भी चला था और जनवरी 2024 में मुइज्जो की चीन यात्रा के बाद दिए गए बयान कि मालदीव एक छोटा देश हो सकता है लेकिन कोई इसे धमका नहीं सकता, इन सब चीजों ने भी दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा की थी। इसके बाद मुइज्जो की मांग पर भारत ने मई 2024 तक अपने सैन्य कर्मियों को हटाकर उनकी जगह तकनीकी कर्मचारी भी भेज दिए थे। इन चुनौतियों के बावजूद अक्टूबर 2024 में मुइज्जो की भारत यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव के लिए $750 मिलियन की करेंसी स्वैप डील भी की, जिससे मालदीव की विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने में उसे मदद मिली। मई 2025 में भारत ने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को रोल ओवर भी किया था। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों ने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और इस यात्रा के दौरान
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा, मछली पालन और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे नए क्षेत्रों में समझौते की उम्मीद है। ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नई शुरुआत का संकेत देता है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।